नमस्कार स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 सामाजिक व राजनीतिक जीवन अध्याय 5 न्यायपालिका के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम उसका शेष पाठ करेंगे। विधि व्यवस्था विभिन्न शाखाएं कौन सी। देश हत्या का मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। यह आपराधिक फौजदारी कानून का उल्लंघन है। फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून और सिविल लॉ से संबंधित मामलों में देख रेख करती है। फौजदारी और दीवानी कानून बीच के फर्क समझने के लिए याचिका देते हैं। फौजदारी क्या होता है? ये अंतर है। फौजदारी और दीवानी कानून में क्या अंतर है? फौजदारी होते हैं जो मारपीट, दहेज, चोरी, हत्या, डकैती, औरतों को तंग करना, और दीवानी में किसी चीज़ की बिक्री, खरीद फरोख्त, किराया, तलाक आदि से संबंधित होते हैं। फौजदारी में इनमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना प्राथमिक की FIR दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जाता है और उस पर जुर्माना भी किया जाता है। फौजदारी में है। दीवानी में है, प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। दीवानी में अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे या बकाया किराया चुकाए। कुछ क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? भारत में सभी नागरिक देश के न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। जैसे कि आपने पीछे पढ़ा कि न्याय हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्यायालय के लिए अदालत में जा सकता है। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध है, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना बड़ा मुश्किल साबित होता है। कानून प्रक्रिया में न केवल काफ़ी पैसा और कागजी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है, बल्कि उसमें समय भी बहुत लगता है। अगर कोई गरीब आदमी पढ़ा लिखा नहीं जानता तो उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी से चलता है, तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका PIL की व्यवस्था को विकसित की थी। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार टेलीग्राम को भी जनहित याचिका माना जाता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया। बंधुआ मजदूरों का मानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहाई नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का इस्तेमाल किया गया। क्या आप जानते हैं कि सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन मिड डे मील की व्यवस्था भी इसी जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई थी। दाईं ओर के चित्र में देखें तो नीचे दिए गए विवरण को पढ़ें। वर्ष 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में पड़े भूखे की वजह से लाखों लोगों को सामने भोजन का भारी अभाव पैदा हो गया था और सरकारी अनाज भरे पड़े थे। बहुत सारा गेहूं चूहे की भेंट चढ़ गया था। इस स्थिति को देखते हुए पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी PUCL नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। याचिका में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकारों में भोजन का अधिकार भी शामिल है। राज्य इस दलील को भी गलत साबित कर दिया कि उसके पास संसाधन नहीं है। इसका आधार यह था कि सरकारी गोदाम अनाज से भरे हुए थे। तब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि सबको भोजन उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है। लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वह नए रोजगार पैदा करे, राशन की दुकानों के लिए जरिए सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराए और बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन दिया जाए। न्यायालय ने सरकारी योजना के क्रियान्वयन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए 2 खाद्य आयुक्तों को नियुक्त किया।
आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना ही न्यायालय तक पहुंचना। अदालतों नागरिक और मौलिक अधिकारी की व्याख्या में एक भूमिका निभाते हैं। जैसे कि आप उपरोक्त उदाहरण देखें, अदालत की संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या के बाद यह कहा जाता है जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है। इसलिए अदालत ने राज्य को मिड डे मील सहित अनेक लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। लेकिन अदालत ने कुछ फैसले ऐसे भी लिए हैं जिन्हें लोगों ने अपनी नुकसानदेह मानते हैं। उदाहरण के लिए गरीबों के आवास अधिकारों जैसे मुद्दे पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि झुग्गी बस्ती झोपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल में फैसले पुराने फैसलों के विरुद्ध है। हाल के फैसलों में झुग्गी वासियों को शहर में घुसपैठ की तरह देखा जा रहा है। ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम के मुद्दे में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। इस फैसले में अदालत के आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया। नीचे इस फैसले के कुछ अंश दिए गए। उन्हें पढ़ने पर पता चलता है कि न्यायाधीशों के जीवन के अधिकार को आजीविका के अधिकार से किस तरह जोड़ा है। अनुच्छेद 21 द्वारा दिए गए जीवन के अधिकार का दायरा बहुत व्यापक है। जीवन का मतलब केवल जीव की अस्तित्व बनाए रखने में कहीं ज़्यादा होता है। इसका मतलब केवल यह नहीं है कि कानूनों के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे मृत्यु दंड देने और उसे लागू करवाने के अलावा और किसी तरीके से किसी की जान नहीं ली जा सकती। जीवन के अधिकार का यह आयाम है। इस अधिकार का इतना ही महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों यानी आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता। किसी व्यक्ति को पटरी या झुग्गी बस्ती से उजाड़ देने पर उनके आजीविका के साधन फौरन नष्ट हो जाते हैं। यह ऐसी बात है जिसे हर मामले में साबित करने की ज़रूरत नहीं है। वस्तुतः मामले में अनुभवी साक्ष्यों को यह सिद्ध हो जाता है कि याचिकाकर्ता झुग्गी और पटरियों पर रहते हैं, क्योंकि वे शहर में छोटे मोटे काम धंधों में लगे रहते हैं और उनके पास रहने की कोई जगह नहीं होती। वे अपने काम करने की जगह से आसपास किसी पटरी पर या झुग्गियों में रहने लगते हैं। इसलिए अगर उन्हें पटरी या झुग्गियों से हटा दिया जाए तो उनका रोजगार खत्म हो जाएगा। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि याचिकाकर्ता को जानने से वे अपनी आजीविका के हाथ धो बैठेंगे और इस प्रकार जीवन से वंचित हो जाएंगे। बाकी धन्यवाद।